Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next topic of chapter 4 moving charges and magnetism. Previous chapter में जो previous lecture था इसका previous lecture में हमने discuss किया था यहाँ पे properties of magnetic field lines and magnetic field आपके पास क्या होता है, property of magnetic field lines क्या होती है, उसके बाद आपके पास जो moving charge है अगर वो magnetic field में enter करता है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, और करंट कैरी कंडक्टर को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ठीक है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, और वो फोर्स कब मैक्सिमम होता है कब जीरो होता है, ये सब कंडीशन हमने प्रीवियस वाले वीडियो में जो डिस्कस करी थी। इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें अब हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे डिस्कस होने वाला है वो है आपके पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये डिस्कस किया था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, अगर थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो उसका जो वैल्यू है F इज इक्वल टू क्यू वी वी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इसी फोर्स को डिस्कस करेंगे हालांकि, ठीक है, बट यहाँ पे मोशन उसका चेक करेंगे कि उसका पाथ कैसा होगा, और जो उसका पाथ है आपके पास वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दो टाइप का पाथ होगा, एक में आपका सर्कुलर होगा, एक में आपका हेलिकल पाथ होगा। सर्कुलर पाथ कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल आपके पास परपेंडिकुलर एंटर करेगा, और हेलिकल पाथ कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल आपका किसी थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो उस केस में हम लोग इन दोनों कंडीशन को देखेंगे। तो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि फर्स्ट केस में व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स, व्हेन द चार्ज पार्टिकल enters to the magnetic field। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करेगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसकी डायरेक्शन, सॉरी इसके पाथ को और इसके मोशन को, और भी इसमें जो छोटे छोटी वैल्यूज है उनको डिफाइन करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो मैग्नेटिक फील्ड का है डायग्राम उसको ड्रॉ कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि जो लाइन हमारी शो हो रही है ये हमारे पास इमेजिन करा, इसने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में स्टूडेंट एंटर करता है आपके पास नॉर्मली या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में उस चार्ज पार्टिकल पर आपको पता है यहाँ पे नॉर्मली अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब जो ये फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स Fm कह रहे हैं, और जिसकी वैल्यू आपको पता है QVB है, ठीक है, तो उस केस में ये जो लगने वाला फोर्स होता है, ये फोर्स आपके पास क्या है, इसकी जो वेलोसिटी होगा उसके परपेंडिकुलर ये फोर्स काम कर रहा होगा। और जब ये फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर काम करता है तो आपको पता है कि जो बेसिकली अगर हम वर्क डन के बारे में बात करें, वर्क डन अगर हम फाइंड आउट करें तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे वर्क तभी आपको मिलेगा जब आपका फोर्स या तो जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेस हो रही है जो ऑब्जेक्ट, या कह दो कि जो मोशन है, ठीक है, या तो मोशन की डायरेक्शन में हो या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तभी आपको यहाँ पे वर्क डन मिलेगा। बट अगर जब फोर्स आपके पास मोशन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उस केस में उनके बीच का एंगल क्या होगा, आपके पास 90 डिग्री होगा डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। तो उस केस में आपका जो W इज इक्वल टू F डॉट S का फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, उससे F डॉट S Fs cos थीटा हो जाता है और 90 डिग्री पे cos 0 हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू खत्म होकर आपके पास 0 वर्क डन आपको मिलेगा। तो सेम जब कोई चार्ज पार्टिकल नॉर्मली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस केस में उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होता है जो उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जब वो फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो उस फोर्स से उस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क डन नहीं किया जाएगा क्योंकि वो उसके मोशन के परपेंडिकुलर है। अब जब मोशन के परपेंडिकुलर आपका फोर्स एक्ट हो रहा होगा तो उस केस में उस चार्ज पार्टिकल की जो
आपका स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ, बस ये आपके पास क्या है, जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है वो आपके पास हर जगह हर पॉइंट पे चेंज होती रहेगी। और जब ये चेंज हो रही है तो इससे हम शॉर्टकट ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और हर एक पॉइंट पे जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, वो टुवर्ड द सेंटर, यानी नॉर्मली आप कह सकते हो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पे काम करेगा और टुवर्ड द सेंटर आपके पास होगा। अब जब आपके पास टुवर्ड द सेंटर मैग्नेटिक फोर्स होगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन बनाए रखने के लिए क्या होगा, आपके पास एक नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, जब आपके पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इस सर्कुलर मोशन में उस चार्ज पार्टिकल को मिलेगा तो उस केस में आप ये लिख सकते हैं कि Fm इज इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, उस चार्ज पार्टिकल का मास क्या है, m है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी एंटर होता है, तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर पाथ क्यों होगा, क्योंकि जो उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और उसको एक नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करवाने के लिए वो प्रोवाइड करवाएगा। पॉइंट इज क्लियर। तो उसके बाद आपके पास क्या, उसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर हो गया तो उसकी कुछ ना कुछ एक रेडियस होगी, आर रेडियस होगी सपोज। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है स्टूडेंट आपको पता है mv²/r होगा, और यहाँ पे जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो आपको पता है qv होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे आ रहा है तो इसलिए साइन थीटा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, थीटा हो गया 90 डिग्री, तो आपके पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें r की वैल्यू आ जाएगी mv/qv। जब ये r रेडियस हमारे पास फाइंड आउट हो गया कि जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर कर रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उस जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की जो r रेडियस है वो आपको ये मिल गई। ठीक है, रेडियस किस पे डिपेंड करती है आपके पास, यहाँ से देखिए रेडियस आपके पास किस पे, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर आपके पास डिफरेंट वेलोसिटी के चार्जेस यहाँ पे एंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक की मान लो v है, दूसरे की v1 है, तीसरे की v2 है, इस टाइप से ऐसे चलता रहेगा v1 v2 v3, तो हर एक का जो रेडियस ट्रैक होगा, मतलब सर्कुलर पाथ होगा, वो दोनों हर एक चार्ज पार्टिकल का अगर डिफरेंट वेलोसिटी है तो उनका जो रेडियल ट्रैक है, आप सर्कुलर ट्रैक कह लो, वो भी आपका क्या होगा, डिफरेंट रेडियस का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप ये देखिए, अब इस रेडियस के बाद हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, 2πr टाइम इज इक्वल टू क्या है, सर्कुलर ट्रैक में एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो टोटल जो डिस्टेंस होगी अपॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसके इक्वल हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2πr/v। अब यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास है, इधर से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 2π/v हो गया, r की वैल्यू हो गई mv/qv। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ से v से v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, t इज इक्वल्स टू 2πm/qv। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारे पास कि रेडियस तो आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करती है लेकिन टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। तो इससे कंक्लूजन ये होगा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस, ठीक है, अगर दो चार्ज आपके पास डिफरेंट वेलोसिटी से एंटर कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, फिलहाल दो पे डिस्कस करते हैं, उनकी वेलोसिटीज आपके पास क्या है, एक की v1 मान लो, एक की v2 मान लो, तो उन केस में जो उन रेडियल जो उनका आपका सर्कुलर ट्रैक है उनकी रेडियस क्या होगी, सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि r आपके पास इस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, जैसी वेलोसिटी वैसी रेडियस। ठीक है, कम होगी तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। और जबकि उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स के लिए जिनकी डिफरेंट वेलोसिटी v1 और v2 है, उनका टाइम पीरियड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी जितने टाइम पे आपका v1 वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा, उतने ही टाइम पे दूसरा वाला, उतने ही टाइम पे तीसरा वाला। पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि ये टाइम आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए ये आपका यहाँ से दोनों चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट हुए थे, और आफ्टर मान लीजिए 5 सेकंड में ये इसका एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा, तो इसका भी अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा होगा, बिकॉज स्पीड अलग अलग है उनकी, तो उस हिसाब से उनका जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो ऐसे एडजस्ट होगा कि उनका जो टाइम टेकन है वो सेम लगेगा बाय दिस प्रॉब्लम। ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इसी का रेसिप्रोकल कर सकते हो, qv/2πm। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी भी निकल गई, टाइम पीरियड भी निकल गया, और
रेडियस भी निकल गया जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है। अब इसके बाद हम यही फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा एट एन एंगल थीटा पे, और कोई इसमें ऐसा फॉर्मूला हम मिसिंग करें नहीं है, फ्रीक्वेंसी निकालते ठीक है। अब हम किसी एंगल थीटा पे एंटर करेंगे, जब कोई चार्ज पार्टिकल थीटा पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो चेक करेंगे कि उसका जो रेडियस है, ठीक है, और आपके पास बेसिकली रेडियस पे फोकस कर देंगे, तो रेडियस उसका कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो उसके लिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, when the charge particle enter at an angle theta, when the charge particle enters at an angle, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो इसके लिए आपके पास एक रफ डायग्राम बनाते हैं। फिर से वही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, आपको मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है आपके पास v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है। तो इस चार्ज के क्या होंगे, आपके पास जो चार्ज की वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, नहीं बनेंगे, एक बनेगा v cos थीटा और एक यहाँ बनेगा आपका v sin थीटा, ठीक है। तो इस केस में जो v sin थीटा कंपोनेंट है, ध्यान दीजिए मैं इसका डायग्राम ऐसे बना, जो v sin थीटा कंपोनेंट के बारे में बात करें तो v sin थीटा कंपोनेंट उस चार्ज का अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो उसका चार्ज का जो मोशन है वो सर्कुलर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको सर्कुलर। अगर हम v cos थीटा को ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं, या सॉरी अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही हम देखें, तो उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से उस चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा, तो उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर होगा। लेकिन यहाँ पे v sin थीटा के साथ साथ आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है v cos थीटा, जो इसके सर्कुलर मोशन को आपके पास क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, या आपके पास सर्कुलर मोशन में इफेक्ट डालेगा, जिस वजह से जो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन कंप्लीट सर्कुलर ना होके बीच में से आपके पास कैसा हो जाएगा, कुछ इस शेप का हो जाएगा, ठीक है, या आप उसे कह सकते हैं उसका जो मोशन है सर्कुलर ना होके आपके पास हेलिकल शेप हो जाएगा। थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, पहले सर्कुलर था, सर्कुलर रोटेशन होते होते चेंज हो गया आपके पास मोशन, ठीक है, तो ये मोशन ऐसे हो जाएगा चेंज। फिर उसमें क्या है, इस मोशन में दोनों के दोनों कंपोनेंट काम करेंगे, तो जो इसका मोशन है वो किस शेप में आपको दिखेगा, कुछ इस शेप में आपको दिखेगा, और इस शेप को क्या बोलेंगे हम, हेलिकल शेप। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर एंटर करता है, तो ड्यू टू both of the component means horizontal component v cos theta and the vertical component v sin theta, the path of the charge particle becomes helical, clear। तो इसका जो चार्ज पार्टिकल का पाथ है वो क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा, और ये कुछ पाथ आपको ऐसे दिखेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही ना, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो आपके पास क्या होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलरली होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी कुछ रोल प्ले है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको क्या करेगा, लीनियर डिस्प्लेस करेगा, तो लीनियर डिस्प्लेस करेगा तो उसका जो मोशन है कुछ इस शेप का हो जाएगा, सर्कुलर ना होते हुए सर्किल कंप्रेस होके आपके पास कुछ इस शेप का स्ट्रक्चर देगा, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर में सपोज अगर मैं इस पहले वाले हेलिक्स के बारे में बात करूँ, तो इसका कुछ पोर्शन हमें आपके पास क्या दिख रहा है, हल्का से सर्कुलर मोड में दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हेलिक्स की जो रेडियस है उसको r कह देंगे, सर्कुलर मोशन जो प्रोवाइड करवा रहा था, कौन वेलोसिटी करवा रहा था, v sin थीटा। अभी काम की बात आएगी इसमें, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो एक रिवॉल्यूशन इसने हेलिक्स ने लिया, और ऐसे ही जो दूसरा रिवॉल्यूशन हेलिक्स लेगा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद आप देख रहे होंगे इस हेलिक्स में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, कुछ लीनियर डिस्टेंस ये ट्रेवल किया गया है, इसको बोलते हैं पिच। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इस पिच की वैल्यू भी निकालेंगे, इसको कहीं कहीं बुकों में p से दिखाया गया है, कहीं पे यहाँ पे d से दिखाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पिच है, ठीक है। तो ये पिच किस पे डिपेंड करती है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे,
तो सबसे पहले अगर हम प्रीवियस वर्टिकल मोशन वाले उस पर जाएं कि जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है, तो उस केस में आपको पता है कि रेडियस जो होती है mv अपॉन क्यूबी थी। पॉइंट इज क्लियर। तो v आपका कौन सा वेलोसिटी था जो आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। बट जब आपके पास हेलिकल पाथ के लिए बोलेंगे आप, हेलिकल मोशन में जब हेलिकल सर्कुलर मोशन की जगह जब हेलिकल मोशन होगा, व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर एट एन एंगल थीटा, द रेडियस ऑफ द हेलिक्स रेडियस, और आप कह सकते हो द रेडियस ऑफ हेलिक्स, जो आपके पास हेलिक्स या हेलिकल पाथ की जो रेडियस है r, ठीक है। इसको अगर आपको कुछ और दिखाना है, फिलहाल यहाँ पे इस डेरिवेशन में हम r से दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ और दिखाना है तो आर एच कर लीजिए हेलिकल रेडियस। तो ये आपके पास हो जाएगी m, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इसका, और यहाँ पे q भी लिखा जाएगा। इन प्लेस ऑफ v आई हैव रिटन v परपेंडिकुलर, और आपको पता है m v साइन थीटा यहाँ लिखेंगे अपॉन आपका q भी हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई हेलिक्स की, ठीक है, इस वाले केस के लिए। अब हम बात करते हैं पिच की। पिच आपको मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। पिच आपके पास रिप्रेजेंट करेंगे पिच, इसको आप p से दिखाएं या d से दिखाएं, मर्जी आपकी, ठीक है। पिच इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस, अगर हम यहाँ पे बेसिकली पिच को बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है इन वन रिवॉल्यूशन, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जो पैरेलल वेलोसिटी होगी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन आपको पता है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला तो 2 पाई m अपॉन क्यू भी हमने फाइंड आउट किया था पिछले वाले डेरिवेशन। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट दे देंगे, सब्स्टिट्यूशन आपका v cos थीटा इनटू टाइम जो है आपका 2 पाई m अपॉन क्यू भी आ गया। तो बात क्लियर हुई स्टूडेंट। तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, पिच का फॉर्मूला आ गया। तो हेलिकल पाथ हो जाता है जब कोई चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर एंटर करता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें दोनों कंपोनेंट की वजह से आपके पास जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर मोशन, उसको इफेक्ट करते हैं दोनों कंपोनेंट। उस वजह से इसका जो पाथ है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, हेलिकल। और इससे हमने पिच भी निकाल दिया, और v cos थीटा v sin थीटा भी दे दिया, रेडियस भी दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इस पे हेलिक्स डिस्कस कर दिया, टाइम हो गया डिस्कस, ठीक है। तो ऐसा कुछ पेंडिंग रहा नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका है नाम आपके पास लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स। तो उसके लिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट सी, लॉरेंज फोर्स डिस्कस करने वाले हैं। लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है, फिजिस्ट का नाम है। तो लॉरेंज ने क्या बोला था, जब सबसे पहले हमें ये पता था कि आपके पास जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सॉरी, तो उस केस में उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू क्यू होता है। मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास क्यू में भी फोर्स लगता है अगर परपेंडिकुलर एंटर हो रहा हो। तो लॉरेंज ने क्या कहा, लॉरेंज का स्टेटमेंट लॉरेंज फोर्स का ये था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, दोनों के थ्रू जो फोर्स लगता है, ठीक है। तो लॉरेंज फोर्स जो होता है, दोनों के थ्रू फोर्स लगेगा, और जो लॉरेंज फोर्स होता है उन दोनों फोर्सेस के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब कोई चार्ज पार्टिकल किस में एंटर करेगा, when a charge particle enters in magnetic as well as electric field, it experiences a force due to both fields known as Lorentz force. Clear? And the Lorentz force is represented, अभी इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम ये करते हैं कि when the charge particle enter in electric field means आपके पास ये कह सकते हैं due to electric field the force acting on charge particle is this, and due to magnetic field the force acting on charge particle is this. If we want to write these forces in vector form, I will use a vector symbol q into
E vector, and here also in vector form if we want to write, I will write q into v cross b, ये लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। प्रीवियस टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, F vector is equals to the sum of Fm, or you can say first Fe plus Fm, दोनों वेक्टर्स का सम होगा। Now Fe is equal to q into E vector plus this one is q into v cross b vector. So I will take q as a common, so E vector plus v cross b vector. So this one is the formula of Lorentz force. तो ये फोर्स का लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला था। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों आ गए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास दोनों ने अपना रोल प्ले किया है, और उस पर लगने वाला जो फोर्स है आपके पास क्या है, लॉरेंज फोर्स कहलाएंगे। अब इस लॉरेंज फोर्स को थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बेस पे डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन के लिए देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी फॉर्मूले को डिस्कस करते रहेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे बनते रहेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास, फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स जो है आपके पास लॉरेंज फोर्स, चार्ज पार्टिकल तो है ही आपके पास मूवमेंट में, चार्ज तो होना ही होना है तभी फोर्स लगेगा। तो आप कह सकते हैं लॉरेंज फोर्स डिपेंड्स ऑन एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा आपको, दूसरा वेलोसिटी दिख रही होगी, तीसरा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दीज थ्री वैल्यूज। सेकेंड पॉइंट, अब आपके पास देखिए स्टूडेंट, इसमें पॉइंट्स बहुत से बन जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि आपके पास इफ सेकेंड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, इफ q इज इक्वल टू 0, सपोज हम q को 0 कर लें तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू 0 बाय दिस इक्वेशन। थर्ड पॉइंट आगे डिस्कस करते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड all three are parallel or anti-parallel, parallel और anti-parallel, जब ये पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे तो उस केस में क्या होगा, यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ v क्रॉस b कितनी हो जाएगी, अगर ये दोनों भी पैरेलल है तो इसकी वैल्यू 0 तो होगी, साइन 0 0, क्लियर। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि जो आपके पास इट इम्प्लाइज मैग्नेटिक जो फोर्स है, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स जो आपके पास है, मैग्नीट्यूड में लिखना चाहो मैग्नीट्यूड में लिखो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास बचा क्या, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो बचा, F इज इक्वल्स टू QE। जब ये F इज इक्वल्स टू QE बचा है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल आपका मोशन करेगा, ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो उसका जो मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन होगा। देखिए F इज इक्वल्स टू m इंटू ए लिखा और इसके बाद Q इंटू ई वेक्टर लिख दिया, दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू आ गई Q ई वेक्टर अपॉन m, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो आपके सामने हमने फाइंड आउट करके दे दिया है। अब क्या होगा कि उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है, समझ में आ रही बात आपके पास। जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन क्या है, ई के अलोंग होगी। अब जब एक्सेलरेशन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो आपका क्या होगी, वेलोसिटी होता है ना, उसकी डायरेक्शन भी ई के अलोंग होगी। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, मोशन भी एक्सेलरेटेड है, मींस एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी चेंज भी हो रही है लेकिन डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या निकला कि वेलोसिटी की जगह आपके पास स्पीड जो है आपका, ठीक है, इसमें हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल चेंजेस, इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, बट डायरेक्शन नॉट, बट मूव्स इन सेम डायरेक्शन। तो आपके पास डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो यहीं से कंक्लूजन निकाल लेंगे। हेंस क्या क्या चीज चेंज होती है इस कंडीशन में, हेंस वेलोसिटी
स्पीड भी बोल सकते हो इसमें। हेंस स्पीड, वेलोसिटी, इस केस में क्या होगा, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम से बनने वाली जो आपके पास एनर्जी हो गई, ठीक है, ये सब आपके पास क्या होगी, चेंज होगी आपके पास, ठीक है, इफ दीज थ्री आर पैरेलल। क्लियर, पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए, जब ये आपके पास रिलेशन देखिए, v आपका मैग्नीट्यूड है, स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी से आपके पास मोमेंटम है, आपको रिलेशन बताया था p इज इक्वल टू mv, और वहां से काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये सब चीजें ध्यान देना, अगर यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। पॉइंट इज क्लियर। तो ये हमारे पास कंडीशन थी। जो इसके पास फोर्थ केस है हमारे पास, उसमें क्या है आपके पास, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड b all three are perpendicular, if E, B and B are perpendicular to each other। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वेलोसिटी है, ये तीनों आपके पास एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में आपके पास क्या है, लॉरेंज फोर्स वाली जो कंडीशन होती है, ठीक है, तो नेट लॉरेंज जो फोर्स होता है, इफ ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नेट लॉरेंज फोर्स जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, या इसको लैंग्वेज लिख देते हैं, आर ईच अदर सच दैट ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सच दैट कि आप उसमें ये लिखेंगे एफ एम प्लस एफ ई विच इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब अगर ये एफ एम और एफ ई का सम 0 हो गया, इट मीन्स दैट आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एफ एम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ ई, ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है, वो मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो रिप्लाइज करके, एफ एम का मैग्नीट्यूड और एफ ई का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, आपका मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। पॉइंट इज क्लियर। जब ये मैग्नीट्यूड में आपके पास सेम होंगे, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ई, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास कंक्लूजन यहाँ पर, ठीक है, इस केस में क्या लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ई, क्यू वी वी इज इक्वल्स टू क्यू ई। अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास v इज इक्वल्स टू ई अपॉन v की वैल्यू निकल जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन दैट मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज पार्टिकल विल आल्सो ट्रेवल द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। तो वो कंडीशन में हमारे पास एक डेफिनेट स्पीड निकल जाती है, इसको बोलते हैं डेफिनेट स्पीड के साथ आपके पास चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। और ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन या सिचुएशन यूज होती है, दिस सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलोसिटी सेलेक्टर केस। वेलोसिटी सेलेक्टर केस है जो आपके पास एनसीईआरटी कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आपके पास ये चीज यूज होगी। पॉइंट इज क्लियर। अब सपोज हम इसी से थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे कंडीशन, जैसे कि आपको इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डीप देखें तो हमें दिख रहा है, ये जो एफ आपके पास है, ठीक है, ये क्या है, लॉरेंज फोर्स के हिसाब से 0 हो गया है, तो इसी को थोड़ा सा और डीप कर लें आगे को। तो अगर लॉरेंज फोर्स का जो नेट जो इसका लॉरेंज फोर्स है, अगर उसकी वैल्यू 0 है, तो इससे एक कंक्लूजन निकलेगा, जो इस बेस पे एक्सेलरेशन निकलेगा, a इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर, a इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन m, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही तो होगी। यहाँ से f इज इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट कर लो, m a इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप a वेक्टर भी तो लिख सकते हो 0, ठीक है, वही चीज हमने ऐसे लिख दी है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा आपके पास इस कंडीशन में। पॉइंट इज क्लियर। अगर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो उसके पास दो कंडीशन होगी आपके पास, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा हो। तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन 0 आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, ऑब्जेक्ट विल मूव विद कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी, या आपके पास यहाँ ये कह सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी कह दो, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है पार्टिकल आपका मूव करेगा इन दिस कंडीशन। पॉइंट इज क्लियर।
तो ये जरा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया था किसके अबाउट लॉरेंज फोर्स। क्लियर? सो नोट दीज पॉइंट्स। तो स्टूडेंट, आफ्टर लॉरेंज फोर्स हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपके पास बायोट-सैवर्ट लॉ। सेवर्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। बायोट-सैवर्ट लॉ में क्या है, जो बायो-सैवर्ट फिजिस्ट है, ठीक है, उसने क्या रिलेशन दिया, उसने आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन दिया। ठीक है, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था कि किसी करंट कैरी कंडक्टर के बीच में जो मैग्नेटिक करंट कैरी कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है बाय ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, लेकिन ऑरेस्टेड ने कोई रिलेशन नहीं दिया था मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो रिलेशन प्रोवाइड करवाया था वो बायो-सैवर्ट ने करवाया था। तो अकॉर्डिंग टू इसको स्टेटमेंट लिख लेते थोड़ा, दिस लॉ, और या आप ये कह सकते हैं बायो-सैवर्ट के रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर रिलेशन था। तो इसने क्या कहा था, इसने माना कि हमारे पास एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, या करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह मैं वायर बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑफ फाइनाइट लेंथ, और इस वायर में आई करंट आपके पास फ्लो हो रही है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम x टू y है, और इसी आपके पास वायर में कोई हम एलिमेंट्री या लाइन एलिमेंट ले लेते हैं ऑफ लेंथ dl, ठीक है, अभी लाइन एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक, लाइन एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया ए बी है, और उस लाइन एलिमेंट से r डिस्टेंस पर, अगर वेक्टर के सेंस में बोले तो r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर, ठीक है, कोई एक पॉइंट P है जिसपे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट dl, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज dB। अब उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अगर इसको मैं r वेक्टर से डिनोट कर दूं, इसका मैग्नीट्यूड r के इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बाद में यूज होगा वेक्टर फॉर्म में, अभी आप इसे r भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर ही कर दो, फिर r ही कह दीजिए। r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट व्हिच इज dB, और ये जो आपके पास एंगल है इनके बीच में, ये क्या है आपका डिस्टेंस, जो यहाँ पे r डिस्टेंस है, और जो लाइन एलिमेंट है उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा एंगल पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसमें से I करंट पास होगी इस लाइन एलिमेंट से, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, यहाँ पे इसका नेम होगा आपके पास करंट एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे इसको I इंटू dl वेक्टर करके बोलेंगे, बात समझ में आ रही है, और इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा r वेक्टर, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, ये आगे चल के काम आएगा। तो यहाँ पे बायो-सैवर्ट ने कहा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, किसी करंट कैरी कंडक्टर या वायर है उससे r डिस्टेंस पर जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है dB, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है, और वायर, एंड सेकंड dB is directly proportional to the length of the line element which is AB dl, and third is directly proportional, dB is directly proportional to the sine of the angle between the displacement vector and the line element, clear। Next, dB is directly proportional, inversely proportional to the square of the distance between the line element and the point P where we want to calculate the magnetic field intensity due to this current carrying wire, or due to this basically इसको बोलते हैं magnetic effect ड्यू टू द लाइन करंट एलिमेंट। पॉइंट इज क्लियर। सो इन चारों को हमने कंबाइन किया, तो यहाँ से कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मूला आ गया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, यहाँ पे के लिख सकते हो आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इस के को थोड़ी देर के लिए रिमूव करेंगे, आप लैंग्वेज में डाल सकते हो कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड हियर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के इन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पॉइंट इज क्लियर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा इसकी, इतना टाइम क्यों खराब करना है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब
Here, as we know that mu upon 4 pi is proportionality constant, and the value of this value mu naught upon 4 pi is 10 raised to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये वैल्यू आप इसकी न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते समय याद रखेंगे। कहीं पे म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए होती है तो इसको ऊपर भेज देंगे, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस टेस्ला मीटर पर एम्पियर बोल देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना, आपके पास काम आएगा। म्यू नॉट क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। म्यू नॉट को आप, ये भी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसको लिख देते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। जैसे आपका एप्सिलॉन नॉट होता था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, वैसे ही यहाँ पे ये होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है अभी हमने डिस्कस करी थी, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 क्लियर टेस्ला मीटर पर एम्पियर बोल सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं। 4 पाई आपका कांस्टेंट ही, ठीक है। तो ये आपके पास है। तो इन रिलेशंस को आगे लिखने के लिए आप इसमें क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूले को फोकस करिएगा। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो निकल गई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास डी बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, आई इंटू डी एल, मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में इसको। डी एल जो आपके पास है, आई डी एल को करंट एलिमेंट बोलेंगे और साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आर कैप लग जाएगा। ठीक है, उस आर वेक्टर, आर की डायरेक्शन में आर कैप यूनिट वेक्टर लग जाएगा। अब जो यूनिट वेक्टर होगा, अभी आपको समझाऊंगा यूनिट वेक्टर क्यों लगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो नॉर्मली होगी। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यूनिट वेक्टर आई आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, और ये डीएल वेक्टर मैंने लिखा है साइन थीटा लिखा हुआ है, और साथ में आर कैप को ओपन करूंगा, आर वेक्टर है, और आपके पास क्या होगा अपॉन आर, और ये आर स्क्वायर है, आर 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 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ, आर क्यूब हटा के लिख के इसको हटा देता हूँ। तो अब इन दोनों को जरा सेटल आउट किया तो ये हो जाएगा डी एल क्रॉस आर। ठीक है, साइन थीटा, ए बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला अगर याद होगा, ए और बी दोनों वेक्टर है साइन थीटा, तो ये ए क्रॉस बी बन जाएगा, एंड ये आपके पास डी बी वेक्टर आ गया। पॉइंट क्लियर? तो ये आपके पास इसकी वेक्टर फॉर्म है। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी। तो डायरेक्शन आपके पास आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए। ठीक है, फ्रॉम या राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, या आपके पास इसमें लगा लीजिए आप यहाँ पे स्क्रू, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा लीजिए। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन, दोनों ही उससे आप यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर थंब रूल लगाता हूँ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से निकल रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में है ना, तो नॉर्मली इनवर्ट डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जब परपेंडिकुलरली इनवर्ट होती है डायरेक्शन तो उसको क्रॉस से दिखा देंगे, और जब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है डायरेक्शन तो उसे डॉट से दिखाएंगे। ये ध्यान देना स्टूडेंट, ये थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ है, इसको ध्यान देना। ठीक है, ये सही इसका भी ये है कि आपके पास इन परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन है और ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो ये रहेगा। तो उस बेस पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो नॉर्मली या परपेंडिकुलरली क्या होगी, नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन होगी, इनवर्ड टू द प्लेन या इनसाइड टू द प्लेन, इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, आपके पास होगा तो परपेंडिकुलरली, ठीक है, जिसको नॉर्मली लिखा हुआ है, समझ जाएंगे। नॉर्मल, अगर नॉर्मल नहीं लिखे तो परपेंडिकुलर लिख लीजिए, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसको हमने फाइंड आउट कैसे कर लिया आपके पास, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो आफ्टर दैट इस वाले डेरिवेशन के लिए हमारे पास क्या बचता है, अब सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज बचती है स्टूडेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, क्योंकि अभी आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है ये मैग्नेटिक फील्ड का पहला फॉर्मूला है जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर, और इसके साथ ही हमें यहाँ पे रिलेशन पता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अपने आर डिस्टेंस पर फाइंड किया है आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसका बेसिक फॉर्म लिख रहा हूँ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते थे वो क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें एक चीज़ मिस हुई है, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिस हुआ, ठीक है। तो ये हम लिख लेंगे। प्रीवियस वाले में देख लीजिएगा अगर कहीं वहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मिस हुआ है उसके वेक्टर फॉर्म लिखने के साथ, तो उसको वहाँ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका जल्दी में मिस हो सकता है पीछे, एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ इरेज कर दिया है मैंने, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इन दोनों में अगर सिमिलरिटीज देखिए, यहाँ पे सिमिलरिटी देखें, ठीक है, यहाँ पे डिससिमिलरिटी देखें, तो सिमिलरिटी एक बार फॉलो कर लेते हैं। देखिए दोनों के दोनों बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स बोल रहा हूँ, लॉन्ग रेंज फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग रेंज फील्ड है, एंड फॉलो और ओबे इनवर्स स्क्वायर एंड ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बोथ ओबे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। दोनों के दोनों सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, सुपरपोजिशन E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। ऐसे ही B भी फॉलो करेगा, B1 B2 B3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सब डिस्कस हो चुका है आपके पास ऑनलाइन क्लास में, ठीक। नेक्स्ट तीसरा आपके पास यहाँ पे डिस्कस आपका क्या चीज़ सेम रहेगी इन दोनों में, देखिएगा, ठीक है। क्या चीज़ सेम है, इनवर्स स्क्वायर है आपका, बोथ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट और सिमिलरिटी आप सोचिए, ठीक है। यहाँ पे डिससिमिलरिटी देख लीजिए तब तक, ठीक है। डिससिमिलरिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, पहली डिससिमिलरिटी ये है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास किसकी वजह से है, ड्यू टू वेक्टर। आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको करंट एलिमेंट बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E ड्यू टू स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम चार्ज बोलते हैं। यानी अगर किसी पॉइंट P पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो हमारे पास इस करंट एलिमेंट की वजह से था, ठीक है। करंट एलिमेंट को आइडियल वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कंप्लीट लिखेंगे तो। और जब हम P पॉइंट पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, आपको याद होगा प्लस Q चार्ज यहाँ होता था, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। चार्ज हमारा सोर्स है ना, तो ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी पे है ड्यू टू स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, जो आपके पास डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ E along the line joining of charges, ठीक है, ये है। और जबकि जो आपका डायरेक्शन ऑफ B है, वेयर एज एंड डायरेक्शन ऑफ B इज किसके है आपके पास, परपेंडिकुलर टू करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट और कोई पॉइंट स्टूडेंट समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कोई पॉइंट देखिए, या आप दो पॉइंट ही बहुत है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे तो उनको आप बनाते रहिएगा, और जो आपको सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज दिख रही है उनको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टॉपिक बायो-सेवर्ट लॉ। अब बायो-सेवर्ट लॉ के बाद फिर इसमें और भी आपके पास रिलेशन दे सकते हैं, जैसे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन है, तो एक कांस्टेंट रिलेशन होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। आप एक नोट करके रखिएगा, आने वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का जो प्रोडक्ट होता है 1/c² के इक्वल होता है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकली भी, या आगे आने वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। अभी इसे आप नोट रखिए, अपने माइंड में सेव रखिए। तो ये टॉपिक है, इन टॉपिकों को डिस्कस कर भी दिया है हमने ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट।